पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के विधानसभा उपचुनावों को लेकर अब भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से टिकट के फैसले को लेकर गंभीर हो गई हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों संभावित प्रत्याशियों को फील्ड में डट जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि फैसला भारतीय जनता पार्टी के तीनों टिकटों पर सैद्धांतिक रूप से हो गया है। पूर्व तीनों ही निर्दलीय विधायकों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इन तीनों कैंडिडेट्स को ये आदेश जारी कर दिए हैं, इंडिकेशन दे दिया गया है कि आप विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप पूरी तरह से कमर कस लें, चुनावी रण में डट जाएं, अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर लें। और यह कहा गया कि अगले 2 दिनों के भीतर यानी कि आज कल में भारतीय जनता पार्टी के टिकटों की औपचारिक घोषणा ही होगी, लेकिन उन्हें इंडिकेट कर दिया गया है कि टिकट हम तीनों निर्दलीय विधायकों को देंगे जिन्होंने अपने रेजिग्नेशन देने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए पहले ये तय हो गया था। कल से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिए कल से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए हमीरपुर से आशीष शर्मा को कहा गया है कि आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, चुनावी रण में डट जाइए। नालागढ़ से केएल ठाकुर को ये इंडिकेशन दिए गए हैं, जबकि देहरा से होशियार सिंह जो कि कनाडा में हैं, उनका ट्रीटमेंट था वहां पे, इस सिलसिले में कनाडा गए थे। 16 तारीख को होशियार सिंह भी वापस लौट आएंगे और उन्हें भी कहा गया कि आप तुरंत वापस आइए और चुनावी रण में डट जाइए, क्योंकि 21 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में नामांकन भरने की तिथि निर्धारित की गई है। इस अवधि के बीच इन तीनों कैंडिडेट्स को अपने नामांकन पत्र भरने हैं। हालांकि दिल्ली ने यह भी कहा है कि आपके टिकट की औपचारिक घोषणा होगी, सिर्फ औपचारिकता पूरी करनी है, क्योंकि दूसरे भी कई राज्यों में उपचुनाव होना है, उन कैंडिडेट्स पर भी फैसला किया जाना। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में सैद्धांतिक फैसला पहले हो चुका है, अब औपचारिकता सिर्फ निभानी बाकी है। इसलिए आप किसी भी इंडिकेशन का इंतजार न करें, आप चुनावी रण में डट जाएं, अपनी तैयारी कर लें, आप रणनीति बना लें किस प्रकार से ये चुनाव लड़ना है। आप तीनों के टिकट्स का सिर्फ औपचारिक ऐलान अगले 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। आशीष शर्मा हमीरपुर से, होशियार सिंह देहरा से, केएल ठाकुर नालागढ़ से। इधर कांग्रेस भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली जा सकते हैं टिकटों के फैसले को लेकर, दिल्ली का रुख कर सकते हैं। उपचुनावों के टिकटों पर मंथन किया जाएगा दिल्ली में, क्योंकि अब बड़े स्तर पर मांग उठने लगी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा के चुनावी रण से उतारा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कैंडिडेट्स को लेकर वहां पर राजेश शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा हैं, लंबे समय से देहरा में काम कर रहे हैं, जनता के बीच हैं। नरदेव कमर जो कि मुख्यमंत्री के खास हैं, उन्हें चेयरमैन भी इसी मंशा से बनाया गया था कि अगर उपचुनाव में उन्हें टिकट देना है तो उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। ओम प्रकाश शर्मा कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के वहां के धरती पुत्र का जिस प्रकार से नारा दिया जाता है, वहां के लोकल रेजिडेंट हैं विप्लव ठाकुर, ये तमाम नाम चर्चा में है। लेकिन अब बड़े जोर पर वर्कर्स की ये डिमांड उठने लगी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को ही देहरा के चुनावी रण से चुनाव लड़ाया जाए। और कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि कमलेश ठाकुर जो कि स्वभाव से बेहद सरल है, जनता में उनकी बिल्कुल गजब की पैठ है। और यह भी माना जाता है कि नादौन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जीत में कमलेश ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जिस प्रकार से कमलेश ठाकुर की एक शालीन, उनकी एक व्यवहारिक छवि है, जनता के बीच रहते हैं, हर व्यक्ति के साथ अपनेपन से पेश आते हैं, ये अंदाज कमलेश ठाकुर का वोटर्स को काफी पसंद आता है। और नादौन में भी उनकी अच्छी पकड़ के चलते सीएम सुक्खू बार बार जीत कर आते हैं, क्योंकि सीएम सुक्खू का अगर देखें तो इन लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने पूरे प्रदेश में कई जनसभाएं की, उपचुनावों का उनका पूरा फोकस रहा। लेकिन नादौन की कमान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने संभाली। उनका मायका देहरा विधानसभा क्षेत्र में आता है और वहां पर भी उनकी धर्मपत्नी का एक अच्छा जनता के बीच कनेक्ट है। यही वजह है कि अब वोटर से लेकर वर्कर से लेकर पार्टी के नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को ही देहरा से कैंडिडेट बनाना चाहिए। लेकिन सीएम सुक्खू अगर कल दिल्ली में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो देखना है कि सीएम क्या वाकई ये स्टैंड लेते हैं, क्या तैयार होते हैं कि उनकी धर्मपत्नी भी
विधायक बनकर विधानसभा आए, या फिर वे जो प्रमुख नाम चल रहे हैं, चाहे वे नरदेव कमर हो, राजेश शर्मा हो या ओम प्रकाश शर्मा हो, विप्लव ठाकुर हो, किसी एक पर वे मोहर लगाते हैं, हामी भरते हैं। क्योंकि देरा का चुनाव भी सीएम सुक्खू के नाम पर लड़ा जाएगा। वहां पर नजर रमेश धवाला, रविंद्र रवि पर भी रहेगी। दोनों पूर्व मंत्री हैं, धूमल सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन दोनों पर कांग्रेस की पैनी नजरें, इन दोनों नेताओं की तरफ कांग्रेस ताक कर देख रही है। भाजपा को भी अगर वहां से फिर होशियार सिंह को जिताना होगा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्हें विजयी बनाकर विधानसभा लाना होगा, तो धवाला और रविंद्र रवि को जरूर वहां पर मनाना होगा। बड़ा टास्क ये भाजपा के लिए होगा। नालागढ़ से कांग्रेस के लिए हरदीप बाबा, लखविंदर राणा, ये दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है कि किसे टिकट दिया जाए। क्योंकि लखविंदर सिंह राणा भाजपा का पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ वर्कर उनके साथ जरूर चले थे। कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है, जिस प्रकार से सुजानपुर में हुआ या जिस प्रकार से कुटलैड में हुआ कि भाजपा के वर्कर्स ने भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स का साथ दिया, इसलिए लखविंदर राणा की तरफ भी कांग्रेस नालागढ़ में देख रही है। लेकिन हरदीप बाबा जो कि लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं, जिनका पार्टी से जुड़ाव रहा है, उन्हें किस प्रकार से मनाया जाए। अगर हरदीप बाबा को टिकट दिया जाए तो लखविंदर राणा का वोट बैंक किस प्रकार से अपने पक्ष में किया जाए, क्योंकि अभी तक भाजपा में बने हुए लखविंदर राणा। इस बीच मनोज वर्मा और एक्साइज डिपार्टमेंट के एक आला अधिकारी का नाम भी नालागढ़ से टिकट की दौड़ में कांग्रेस की तरफ से शामिल हो गया। कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन हमीरपुर सदर की सीट है, क्योंकि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी सुनील बिट्टू का नाम वहां से चर्चा में है, जबकि एडवोकेट रोहित शर्मा, नरेश ठाकुर, पुष्पिंदर वर्मा, ये तमाम लोग वहां पर प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। और समर्थक भी मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप वहां से ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए जिसमें विजिबिलिटी हो। लेकिन अगर हमीरपुर सदर की बात की जाए तो ये चुनाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने नाम पर, अपने फेस पर, अपने बलबूते जिताना होगा। कैंडिडेट चाहे सुनील बिट्टू हो, रोहित शर्मा हो, नरेश ठाकुर हो या फिर पुष्पिंदर वर्मा हो, वहां पर सीधा वोट मुख्यमंत्री के नाम को मिलेगा। बहरहाल चीफ मिनिस्टर कल दिल्ली का रुख कर सकते हैं, क्योंकि कल से हिमाचल प्रदेश में नामांकन भरने की तारीख जो है वो निर्धारित हो गई है। इसलिए सीएम कल दिल्ली में आला नेताओं से चर्चा कर कांग्रेस के टिकटों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जिस प्रकार से 2-3 दिन से चर्चा चल रहा था, लेकिन अब इस पर सरकार ने मोहर लगा दी है। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पुराने पैटर्न से हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां होंगी, और इसकी नोटिफिकेशन जारी करने के सेक्रेटरी एजुकेशन राकेश कमर को आदेश भी जारी कर दिए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि आज कल में इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। रोहित ठाकुर का कहना है कि जिस प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रपोजल आया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट को अध्यापक संघों ने प्रपोजल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया था, सरकार ने उसे मंजूरी प्रदान कर दी है, हरी झंडी दे दी है। और इस आधार पर अब ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जून की बजाय 15 जुलाई से 21 अगस्त तक, यानी कि अगले 38 दिन जो ये मानसून ब्रेक होता है, अब ये पुराने पैटर्न के अनुसार 15 जुलाई से 21 जुलाई के बीच होगा। इसी तरह कुल्लू जिला में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा, और शीतकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 27 जुलाई तक होगा। ये बदलाव पिछले साल मिले जख्मों को, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त में भारी बारिश हुई थी, काफ़ी तबाही हुई थी, कई स्कूलों को बंद रखना पड़ा था। कुल्लू, मंडी, चंबा, सिरमौर के कई स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखना पड़ा था। शिमला जिला के भी अधिकतर स्कूल बंद रहे थे। इन पुराने अनुभवों के आधार पर बाकायदा रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर आज सरकार ने मोहर लगा दी और यह स्पष्ट कर दिया कि पुराने पैटर्न पर, यानी कि जो पिछले साल का एक्सपीरियंस था, उस आधार पर जब पुरानी छुट्टियां जिस प्रकार से होती थी, उस आधार पर फिर हिमाचल प्रदेश में छुट्टियों का शेड्यूल होगा। पहले भी 15 जुलाई से 38 दिन की छुट्टियां होती थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आज कल में इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल प्रदान कर दी है। टीजीटी को लेकर एक राहत भरी खबर है, क्योंकि आरएनपी रूल्स को ठेंगा दिखाकर भर्ती किए टीजीटी को अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर करने के आदेश जारी किए गए हैं। 2009 में
टीचर्स की भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन इससे पहले 2008 में बैच वाइज टीजीटी भर्ती किए गए, 2010 में कमीशन के तहत टीजीटी भर्ती किए गए। अब इन तमाम टीजीटी को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इन्हें रेगुलर करने का मामला लगातार, जिस प्रकार से ये तमाम कैंडिडेट हाई कोर्ट का रुख कर रहे थे और कह रहे थे कि जब इसकी एडवर्टीजमेंट जारी की गई तब हिमाचल प्रदेश में नियमित आधार पर भर्तियां होती थी, लेकिन सरकार ने उन नियमों को, आरएनपी रूल्स को धत्ता दिखाकर कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पर भर्ती कर लिया। हाई कोर्ट ने माना कि जब इसकी एडवर्टीजमेंट हुई थी तब हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, ये पॉलिसी लागू नहीं हुई थी, लिहाजा केस टू केस अब इसमें रिलैक्स किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई, एजुकेशन सेक्रेटरी से बात हुई, एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर आशीष कोहली से बात हुई। आशीष कोहली का मानना था कि हम केस टू केस, इन तमाम केस जितने भी हमें हाई कोर्ट से केस आ रहे हैं, केस टू केस इसका अध्ययन करने के बाद हम उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नियमितीकरण का लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्क में एक साथ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे पास कोई हाई कोर्ट से केस आ रहा है उसको हम स्टडी करने के बाद उन तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल टीजीटी को हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर कर रहे हैं जिनके हाई कोर्ट से आदेश पारित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रार्थियों का कहना है कि कई मामलों में हाई कोर्ट आदेश जारी कर चुका है और एजुकेशन सेक्रेटरी की तरफ से यह पत्र भी लिखा गया था, वित्त विभाग ने भी इसमें आदेश जारी कर दिए थे कि इन तमाम जितने भी करीब 2000 टीचर हैं इनको एक साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर कर दिया जाए। लेकिन आशीष कोहली का कहना है कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर केस टू केस स्टडी करने के बाद इन तमाम को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलराइजेशन का हम लाभ दे रहे हैं। बहरहाल अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में अब कॉलेजों में भी अब साल में 2 बार दाखिले नहीं होंगे। इस 70 में यूजीसी के आदेश हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं होंगे। अगले 70 से कॉलेजों में नई व्यवस्था जरूर लागू हो सकती है, लेकिन यूजीसी ने कॉलेजों को साल में 2 बार दाखिले के निर्देश दिए थे। इसमें जुलाई के बाद जनवरी फरवरी में भी दाखिले करने का प्रावधान रखा गया था। यूजीसी ने सभी राज्यों को ये आदेश पारित किए थे। हिमाचल प्रदेश में एचपीयू की तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को कहा है कि इस साल जून में ही दाखिले होंगे। इस बार राज्य के डिग्री कॉलेजों में 15 जून तक दाखिले चलेंगे और यूजीसी के अनुसार इस साल में 2 बार दाखिले नहीं होंगे। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों का वेकेशन शेड्यूल भी जारी हो गया है। 19 जून से 12 जुलाई तक प्रदेश के डिग्री कॉलेज में समर वेकेशन रहेगा। गर्मियों में 25 दिन का अवकाश कॉलेजों में होगा। इसके साथ ही विंटर वेकेशन अगले साल 1 जनवरी से 4 फरवरी तक होगा। दीपावली ब्रेक 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा। कुल मिलाकर इस शैक्षणिक सत्र में कॉलेजों में 85 डेज की छुट्टियां होंगी। कॉलेज प्रबंधन को 181 दिन के शैक्षणिक दिवस पूरे करने को भी इसमें प्रावधान रखा गया है। नीट परीक्षा को लेकर बात करें तो नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजीसी परीक्षा की 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की गई। नीट यूजी रिजल्ट की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने के आदेश जारी किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया है। एनटीए ने देरी में पेपर मिलने और समय पर नुकसान होने पर 1563 छात्रों को 718 और 719 ग्रेस मार्क्स दिया गया था। अब इन उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक 18 को बुलाई गई है। इसमें भर्तियों के फैसले होंगे। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, इसके चलते सरकार बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में कर सकती है। 18 जून को ये बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों के चलते लगभग 3.5 महीने के बाद ये बैठक बुलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश में युवा लंबे समय से रोजगार की आस में बैठे हैं या लटके परीक्षा परिणामों की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। हाल ही में पिछले दिनों कैबिनेट की सब कमेटी ने जीओआईटी पोस्ट कोड 903, 939, 361 के परिणाम घोषित करने की सिफारिश की थी। ऐसे में कैबिनेट की इस बैठक में ये कैबिनेट सब कमेटी का ये मामला आ सकता है। इसके अलावा प्रदेश में रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के भी कई कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं।
जाहिर है कि प्रदेश के 3 जिलों सोलन, हमीरपुर व कांगड़ा में उपचुनाव होना है। इन तीनों ही जिलों से जुड़े जितने भी डेवलपमेंट के बक्स होंगे वे कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अन्य 9 जिलों के मामले कैबिनेट में आ सकते हैं। इसके अलावा एनटीटी का भर्ती का एजेंडा भी इस कैबिनेट की बैठक में आएगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए कि आप एनटीटी का एजेंडा कैबिनेट में लाइए, क्योंकि लंबे समय से करीब 8-9 सालों से इसकी भर्तियां लटकी हुई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनावों को लेकर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए कमर कसी है। पार्टी ने देरा विधानसभा सीट के लिए कांगड़ा जिला के ज्वाली के विधायक एवं कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार को प्रभारी लगाया। सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा सीट के लिए जुब्बल कोटखाई के विधायक एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को कमान सौंपी गई है, जबकि हमीरपुर सदर सीट पर घुमारवीं के विधायक एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी को वहां का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रजनीश किमटा ने बताया कि आगामी लोकसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। पार्टी एकजुटता के साथ धनबल का सामना करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा उपचुनावों की 4 सीटें जीती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों से हिमाचल प्रदेश की जनता खुश है और सुक्खू सरकार के कामों पर मोहर लगा रही है। उन्होंने कहा, मतदाताओं ने भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर फैसला रिजर्व कर दिया है। प्रदेश हाई कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्ति को लेकर बनाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के पश्चात इस मामले में अपना फैसला रिजर्व किया है। याचिकाकर्ता पीपल फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस संस्था ने वर्ष 2016 में याचिका दायर की थी। इस मामले में सरकार की तरफ से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। संस्था ने सीपीएस नियुक्ति कानून और इसके तहत नियुक्त किए गए सीपीएस को असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए मौजूदा सरकार द्वारा इस कानून के तहत नियुक्त सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती दी है। गौरतलब है कि भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और 11 अन्य विधायकों सहित कल्पना देवी द्वारा मौजूदा सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर पहले ही अपना फैसला हाई कोर्ट ने रिजर्व किया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश एक ऐसे हेड कांस्टेबल की जिनकी गुमशुदगी न केवल हिमाचल पुलिस बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चिंता का सबब बन गई है। मामला सिरमौर जिला से है। कालाम में तैनात जसवीर सिंह सैनी की गुमशुदगी पर सिरमौर जिला में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। उन्होंने पिछले कल एक वीडियो था जो पिछले कल सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। इसमें पूरे मामले को समझिए। सिरमौर में पंजाब के 4 युवक एक ट्रैक्टर चालक को बेरहमी से पीट रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। ये 4-5 दिन पुराना ये मामला था, मगर इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यानी कि 2 अलग-अलग वीडियो। इस पूरे मामले की कहानी को समझें। इस मामले की जांच कर रहे, ये जो मामला हुआ, क्योंकि ये पूरा मामला क्या था कि पंजाब के 4-5 युवक आते हैं, अपनी गाड़ी में चले होते हैं, आगे से एक ट्रैक्टर चालक होता है, वह पास नहीं देता। जब पास देने में देरी होती है तो पंजाब के युवक उस ट्रैक्टर चालक को रोकते हैं, बेरहमी से पीटते हैं, डंडों से मारते हैं और इसके बाद इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज होती है और इसकी जांच का जिम्मा इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा जसवीर सैनी जो कि हेड कांस्टेबल हैं, जो कि लापता हो गए, उनको सौंपा जाता है। और अब कांस्टेबल के आत्महत्या की धमकी देने वाला एक और वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेड कांस्टेबल के परिजनों ने नाहन पुलिस मुख्यालय पहुंचकर एसपी के खिलाफ आज मुर्दाबाद के नारे लगाए और लापता हेड कांस्टेबल को जल्दी ढूंढने की गुहार लगाई। इस पर हिमाचल के पुलिस महानिदेशक ने लापता हेड कांस्टेबल का पता लगाने के लिए डीआईजी स्टेट क्राइम सीआईडी डीके चौधरी को अब इसकी जांच सौंपी है। यानी कि अब इस पूरे मामले की जांच डीके चौधरी करेंगे, जो कि डीआईजी क्राइम ब्रांच है। दरअसल सिरमौर जिला के कालाम के सुकेती में
8 जून को पंजाब से एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आए 4 लोगों ने ट्रैक्टर चालक के डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी। इसमें ट्रैक्टर चालक रोते चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि पंजाब के युवकों ने ट्रैक्टर चालक द्वारा पास नहीं देने की वजह से उसकी डंडों से जमकर धुनाई की। काला अंब के नागड़ सुकेती निवासी ट्रैक्टर चालक अनीस ने इसकी शिकायत कालाम पुलिस थाना में की। पुलिस ने पंजाब में लुधियाना के कलामपुर निवासी अमनदीप पुत्र भूपिंदर, पलमदीप पुत्र बलदेव सिंह, नवदीप पुत्र परमबीत सिंह, मंजित्र पुत्र सिकंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पिटाई करने वाले चारों युवक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 34, 323, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल जसवीर ने पिछले कल एक वीडियो जारी किया, जो कि यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। अपने वीडियो में करीब 6 मिनट के इस वीडियो में जसवीर बता रहे हैं कि उन्हें एक जांच दी गई, इन्वेस्टिगेशन का मामला दिया गया और पुलिस के उच्च अधिकारी उन पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसमें अलग अलग धाराएं लगाई जाएं, आईपीसी 307 यानी कि जान से मारने का, इन तमाम धाराओं को शामिल किया जाए। उस वीडियो में जसवीर कह रहे हैं कि कोई भी जब धारा तब लगती है जब उसका कोई एविडेंस हो, उसका कोई प्रूफ हो, एलिगेशन के बाद जब उसका कनेक्शन होता है। मसलन उन्होंने कहा कि जब सीरियस इंजरी आती है और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ये धाराएं लगती हैं। लेकिन जो डंडों से पिटाई की गई उसमें मामूली जख्म आए हैं, मामूली निशान आए हैं, उसमें 307 उसमें नहीं लगती। इसलिए उनका कहना यह था कि अफसर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती धाराओं को ऐड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने अफसरों को समझाने का प्रयास किया तो मेरे से दुर्व्यवहार कर दिया, मुझे निकाल दिया, मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि पूरी कालाम पुलिस थाना के दूसरे कर्मचारी गवाह हैं कि वे किस प्रकार से निष्पक्ष जांच कर रहे थे। उनका कहना है कि किसी के खिलाफ गलत केस बना देना, गलत धाराएं ऐड कर देना, इसमें कल कोर्ट में जब ये पूरी दलील दी जाती है तो जवाबदेही उसी की होती है जो आईओ होता है, जो केस बनाता है। वहां पर ना एसपी जाता, ना डीएसपी जाता, ना एडिशनल एसपी जाता। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और रोते बिलखते हुए जो वीडियो उनका जारी हुआ है उसमें अंत में जसवीर रो पड़ते, उनकी आंखों में आंसू आते हैं और ये कहते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, मैं मेंटली टॉर्चर हो चुका हूं और मेरा मर जाने को दिल कर रहा है, आत्महत्या करने को मन कर रहा है। लेकिन ये वीडियो जारी करने के बाद क्या होता है, दरअसल जसवीर अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए अपना वीडियो बनाते हैं। उसके बाद गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन अपने रूम में रख जाते हैं और अपना रेजिग्नेशन लेटर भी लिखते हैं। रेजिग्नेशन लेटर में तमाम तरह की बातें लिखते हैं कि रिजाइन क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वे अचानक गायब हो जाते हैं। अब पुलिस कह रही है कि जसवीर पूरी तरह से सुरक्षित है और हो सकता है कि कहीं वे छुप गए हों और दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हों। लेकिन जिन परिवार वालों ने आज नाहन थाने में प्रदर्शन किया, एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया, उन परिजनों का कहना है कि पुलिस ने ही गायब कर दिया जसवीर को, क्योंकि जसवीर ने एक बड़ी आवाज उन्होंने उठाई, बड़ा मुद्दा उन्होंने जनता के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सीनियर ऑफिसर्स किस प्रकार से प्रेशराइज करते हैं, किस प्रकार से दबाव बनाते हैं। ये बड़ी पोल खोली, इसके चलते पुलिस ने ही जसवीर को गायब कर दिया। लेकिन पुलिस का मानना है कि जसवीर कहीं नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है और हो सकता है कि अपना वीडियो वायरल करने के बाद कहीं छुप गया हो। मामला जो भी हो, मामला बेहद गंभीर है और इस गंभीर मामले के पीछे बड़ी वजह यह है कि परिवार परेशान है। लापता जसवीर की पत्नी अनीता कुमारी ने अपने रुआंसे स्वर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पत्र लिखा है, जिसमें लापता हेड कांस्टेबल की गुमशुदगी के केस में हायर अथॉरिटी को ट्रांसफर करने की डिमांड रखी है। हालांकि सीएम कार्यालय ने अभी तक अनीता कुमारी के इस पत्र पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन बड़े स्तर पर इसकी जांच का जिम्मा अब डीआईजी रैंक के अफसर को दे दिया है। और अब परिवार के लोगों का यह भी कहना है इस पूरे केस में सिरमौर की पुलिस को बाहर रखा जाए, ना सिरमौर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करे और ना ही लापता हेड कांस्टेबल को ढूंढने का प्रयास करें। यहां पर सरकार से डिमांड की जा रही है पब्लिक द्वारा कि उनकी तलाशी के लिए, उनके सर्च ऑपरेशन के लिए, उनके तलाशी अभियान के लिए भी स्पेशल बटालियन से फोर्स बुलाई जाए, बाहर की फोर्स को लगाया जाए, क्योंकि अब बड़े स्तर पर परिवारजनों के मन में शंका पैदा हो गई है।
एसपी सिरमौर आर.के. मीणा की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि कांस्टेबल का जल्द पता चल जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह हिमाचल में एक व्यक्ति को जानवरों की तरह मारा गया, उस मामले में हेड कांस्टेबल को कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा था। यानी एसपी मीणा की तरफ से यह बयान आया कि वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पंजाब के 4-5 गुंडे आते हैं और अपनी दादागिरी इस बात के लिए दिखाते हैं कि उन्हें जल्दी पास नहीं दिया। इसके लिए बेरहमी से, रोड से, डंडों से एक गरीब आदमी को जो ट्रैक्टर चला रहा था उसको बेरहमी से पीट देते हैं, उसको मारकर उसकी बुरी हालत कर देते हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने आदेश दिए थे कि निष्पक्ष कानून के दायरे में जांच की जाए। उन्होंने कुछ गलत आदेश नहीं दिए, ना प्रेशर बनाया, ना दबाव बनाया, लेकिन परिजनों की माने, क्योंकि ये वीडियो, जिस प्रकार का वीडियो जसबीर का आया है, ये वीडियो उन्होंने सबसे पहले रात के समय अपने भाई को भेजा और भाई रात के समय इस वीडियो को देख नहीं पाए, क्योंकि भाई ने बताया कि मुझे पहले भी मिला था, उसने बताया था कि डिप्रेशन में परेशान है, पुलिस के अधिकारियों के व्यवहार से वे पूरी तरह से तनाव में आ चुका है और नौकरी छोड़ने को मन कर रहा है, जान देने को मन कर रहा है। तो भाई ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद परसों रात को उसने अपना वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर भाई को भेजा और वीडियो बनाने के बाद अपना मोबाइल रूम में रखा, गाड़ी नीचे खड़ी की और गायब हो गया। अब गायब हुआ, गायब किया, ये तमाम सारे इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं। लेकिन भाई जरूर इस बात से भाई को मलाल है कि रात को मैं वीडियो नहीं देख पाया क्योंकि मैं जल्दी सो गया था, और उनका कहना है कि अगर मैंने समय रहते ये वीडियो देख लिया होता तो मैं रात के समय भाई को ढूंढ सकता था। इस प्रकार की नौबत नहीं आती, इस प्रकार के हालात नहीं पैदा होते, क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गया। जब सुबह उठा तो उठकर देखा मोबाइल में उसका वीडियो देखा, वीडियो देखकर चौंक गया, लेकिन तब तक उसका कोई अता पता नहीं था। अब सीआईडी क्राइम डीके चौधरी इस मामले की जांच कर रहे हैं। आज बेनहान का रुख भी कर सकते हैं। अगर सिरमौर के लोगों की बात की जाए तो पूरी तरह से आक्रोश में, नाराजगी में है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वर्दी में कंडक्ट रूल को पूरी तरह से नियमों की परिपाटी में रखना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जसबीर को वाकई अगर पुलिस के उच्च अधिकारी परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तो वह एसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी या किसी भी उच्च अधिकारी के खिलाफ सीएम को पत्र लिख सकते थे, डीजीपी को पत्र लिख सकते थे, डीआईजी को चिट्ठी लिख सकते थे, एडिशनल डीजीपी को चिट्ठी लिख सकते थे, हाई कोर्ट में एफआईआर के लिए लिख सकते थे, या उन पर कोई दबाव बनाया जा रहा तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे। अगर पुलिस नहीं सुनती तो फिर वह प्राइवेट कंप्लेंट हाई कोर्ट में कर सकते थे, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे, अथॉरिटी को दरवाजा खटखटा सकते थे, या मंत्री सीएम तक जा सकते थे। लेकिन उन्हें इस तरह का वीडियो जारी नहीं करना चाहिए था। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि जब निचले स्तर का एक छोटा सा कर्मचारी इस प्रकार का तनाव झेल ले, परेशान हो जाए, तो अति विनाश होती है। यानी जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो कोई चारा ना ढूंढे, तो फिर इस प्रकार के हथकंडे जरूर ऐसे लोग अपनाते हैं जिनके पास कोई चारा नहीं होता। अतः उसने जो कुछ किया, जसबीर ने, ये परिजनों का कहना या स्थानीय लोगों का कहना कि जो कुछ जसबीर ने किया वो टेंशन में किया, तनाव में किया, दबाव में किया और पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे, इसलिए कंडक्ट रूल के खिलाफ जाकर उन्होंने ये वीडियो बनाया। बहरहाल वह जहां कहीं भी हो, हिमाचल दस्तक परिवार ये दुआ करता है, ये कामना करता है कि जल्द से जल्द जसबीर को ढूंढा जाए। बहरहाल अब मौसम का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। अगले 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसमें सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व ऊना जिला में भारी चेतावनी दी गई है। 1-2 स्थानों पर भीषण लू चलेगी। चोटियों पर हल्की बारिश का भी पूर्व अनुमान है। 15 से 17 जून तक हिमाचल में मौसम इसी तरह का बना रहेगा और 18 व 19 जून को मैदानी सहित पहाड़ों पर बारिश की जरूर संभावना जताई गई है।